नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अजय जी के में एक बार फिर से। तो नेक्स्ट जो अपने लास्ट जो टॉपिक पढ़ा था भाषा बोलियां पढ़ा था और उसी से जुड़ा हुआ टॉपिक जो है साहित्य भी अपने पढ़ ही लेते हैं साथ साथ, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है दोस्तों इसके अंदर जो है आपको ग्रंथ वगैरह याद रखने होते हैं। ठीक है, थोड़ी सी दुविधाजनक बात होती है ग्रंथ वगैरह को याद रख पाना भी, कौन सा ग्रंथ है, ग्रंथ याद रह जाता है तो रचयिता याद नहीं रहता, रचयिता याद रह जाता है तो उसका ग्रंथ याद नहीं रहता, गड़बड़ आती रहती है। लेकिन मैं टॉपिक को जितना ज्यादा ईजी हो सका मैं उतना ज्यादा ईजी वे में पढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं दोस्तों साहित्य क्या होता है। तो साहित्य दोस्तों हमें क्या नेक्स्ट जो अपने जानकारियां हैं प्राचीन सर वो हमें ज्ञात करवाता है। राजा महाराजा कैसे रहा करते थे, उनका रीति रिवाज कैसा था, उनकी संस्कृति कैसी थी, उन्होंने किसके साथ युद्ध लड़ा, उनके सैन्य अभियान कैसे रहे थे, है ना, उनके निर्माण वगैरह कैसे रहे थे, जो आज आप पढ़ रहे हो ना इतिहास के बारे में, है ना, वो सारी की सारी सर वो जानकारियां हैं लिखी गई है। साहित्यकार हुआ करते थे, उनके दरबार में बैठा करते थे। क्लियर है। जैसे कि अपने बात करते हैं कोई भी इतिहासकार ले लो, सूर्यमल मिश्रण ले लो, ठीक है सर, बूंदी के थे, हरना गांव के अंदर राम सिंह हाड़ा के सर दरबारी थे। ठीक है, ऐसे अगर बांकीदास सासिया की बात करें तो सर मान सिंह राठौड़ का दरबारी था। तो सर इस प्रकार से जब जो दरबार में रहा करते वो उनकी प्रशंसा, अबुल फजल था, अमीर खुसरो था, ठीक है, ये सर क्या थे, सर दरबारी हुआ करते थे, दरबारी साहित्यकार हुआ करते थे, जो क्या है सर लिखते रहते थे, उनकी प्रशंसा में कुछ ना कुछ लिखते रहते थे। जहां भी गए इन्होंने ये किया, इन्होंने ये किया, इन्होंने ये किया। कईयों को जैसे डायरी लिखने का शौक होता है ना, उसी प्रकार उन्हें भी था। उन्हें जो है सिर्फ काम ही सौंपा गया था, आप हमारी वीरता और गाथा के बारे में जो है वीरता के बारे में गाथा लिखते जाओगे। ठीक है, तो वो सारी बातें जो है आज हम उन साहित्य के उन ग्रंथों में पढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, तो अब साहित्य जो है दोस्तों, राजस्थान साहित्य की बात की जाए तो कितने भागों में बटा है अगर आपसे पूछ ले तो सर राजस्थान साहित्य जो है वो 2 भागों में डिवाइड है। कितने भागों में डिवाइड है सर? 2 भागों में बटा हुआ है। 2 भाग कौन कौन से है सर, उनके बारे में बात की जाए सर, एक बांट दिया उन्होंने डिंगल साहित्य। कौन सा साहित्य बांट दिया सर उन्होंने? डिंगल साहित्य। और दूसरा बांट दिया सर उन्होंने पिंगल साहित्य। तो एक साहित्य कौन सा हो गया सर? डिंगल साहित्य। और दूसरे साहित्य की अगर बात की जाए तो वो बांट दिया सर उन्होंने कौन सा? पिंगल साहित्य। बात समझ पा रहे हो? तो सर 2 साहित्य के अंदर बढ़ चुका है राजस्थान साहित्य सर, जिसे हमें पढ़ना है। सर डिंगल और पिंगल के अंदर अगर बात की जाए तो सर क्या फर्क है सर? कुछ ही फर्क नहीं है, मैं आपको बताऊं, सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज का फर्क है और कुछ ही नहीं है। लिखने के जो नियम है और जो भाषा है सर उसका फर्क है और कुछ ही नहीं है। ठीक है सर, बात तो जानकारी मिलती है ना दोनों, इससे भी जानकारी मिलेगी, इससे भी आपको जानकारी मिलेगी। इसके अंदर कोई व्याख्यान करने का रूप अलग होगा, इसमें व्याख्यान करने का रूप अलग होगा। सर ये किसी अन्य व्यक्तियों के द्वारा, ये किसी अन्य व्यक्तियों के द्वारा। सर इसके अंदर रूप अलग है, इसके अंदर भी रूप अलग है। बस बात है बात जानकारी सर दोनों से साहित्य के बारे में जानकारी मिलती है हमें। तो डिंगल साहित्य सर क्या है सर? सर एक क्या है सर? सबसे बड़ा साहित्य अगर बात की जाए, सबसे बड़ा साहित्य राजस्थान का वो क्या है सर? डिंगल साहित्य। ये समझ में आ रही है क्या सर? राजस्थान का सबसे बड़ा साहित्य का मतलब सर क्या है? सर ज्यादा साहित्य जो लिखा गया है वो सर किस में लिखा गया है? वो डिंगल साहित्य के अंदर लिखा गया है। डिंगल साहित्य दोस्तों एक प्रकार की क्या है सर? मारवाड़ी है। डिंगल बोली है या भाषा जो है वो क्या है? मारवाड़ी। और मारवाड़ी को कह रहे हो आप क्या? साहित्य की बोली कह रहे हो? कह रहे हो नहीं कह रहे? साहित्य की बोली। और यही दोस्तों मानक बोली है। यही क्या है सर? मानक बोली अपनी। क्लियर है? आप पीछे टॉपिक पढ़ के आए हो, क्या पढ़ के आए हो सर? सर राजस्थानी मरु भाषा या मारवाड़ी रूप, सर उसको डिंगल नाम दिया किसने वगैरह वगैरह, वो सारी बातें पढ़ गए। रूप तो वही है ना। राजस्थानी भाषा का उद्गम सर सोर से नहीं प्राकृत गुर्जरी अपभ्रंश से माना जाता है। माना जाता है नहीं माना जाता 12वीं शताब्दी में? तो सर वही भाषा जो है वो अपने क्या है सर? डिंगल है। मारवाड़ी जो है ना प्योर, उसको सर नाम दिया गया है क्या? डिंगल। और वो डिंगल नाम जो दिया गया दोस्तों, डिंगल का जो प्रथम नामकरण जो किया गया है, नामकरण वो कहां मिलता है दोस्तों? नामकरण का उल्लेख जो आपको मिलता है, इसका उल्लेख, तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, इसका उल्लेख आपको मिलता है बांकीदास आसिया, बांकीदास आसिया की पुस्तक कौन सी से सर? कुकवि 32 से। किससे? कुकवि 32। ये बात मैं पढ़ा के आया था आपको। तो कुकवि 32 जो है दोस्तों बांकीदास आसिया द्वारा लिखी ये पुस्तक जो है, इसके अंदर हमें सर डिंगल शब्द का उल्लेख मिलता है, यानी कि डिंगल नामकरण जो है उसका उल्लेख मिलता है सर। ये क्या है सर? मारवाड़ी भाषा है। डिंगल भाषा क्या है सर? मारवाड़ी भाषा है। नेक्स्ट अगर बात की जाए दोस्तों, तो डिंगल जो साहित्य है वो चारणों द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों? चारणों द्वारा लिखित साहित्य।
अगर आपसे पूछ लिया जाए चारणों द्वारा लिखित साहित्य जो है वो कौन सा है दोस्तों, तो वो बता देना सर कौन सा है, डिंगल साहित्य। तो नामकरण किसने, सर बांकीदास की पुस्तक जो है कुकवि 32 से मिलता है, और चारणों द्वारा जो है लिखित साहित्य जो हमें प्रमाण मिलता है सर डिंगल साहित्य का। क्लियर है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं सर डिंगल भाषा के अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आपको सीधा सीधा सा एग्जाम्पल पड़ा है, पृथ्वीराज राठौड़ की जो पुस्तक ग्रंथ मिलता है वेली कृष्ण रुक्मणी रिवचनिका या ख्यात जो मिलती है दोस्तों, वो जो है डिंगल के अंदर भाषा में लिखी गई है। और मैं बता के भी आया था, मैंने मारवाड़ी का डिवाइडेशन किया था 4 भागों में, उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी पश्चिमी में, तो मैंने कहा था उत्तरी मारवाड़ी जो है उसकी क्या है, भाषा मिलती है। ठीक है, अभी देखिएगा नेक्स्ट आगे बढ़ूं तो दोस्तों इसके अंदर जो है साहित्य, डिंगल शैली में साहित्य लोकोक्तियां, मुहावरे, मुहावरों व कहानियों के माध्यम से मिलता है, कहानियों के माध्यम से। यानी कि सर इसमें साहित्य जो मिलेगा हमें लोकोक्ति, मुहावरे व कहानियों के रूप में मिलेगा, किसमें सर, डिंगल साहित्य में। तो इधर जो साहित्य की बात, ये सारी बातें अभी इधर कंपेयर करते हैं। तो दोस्तों अगर पिंगल साहित्य की बात की जाए तो पिंगल साहित्य दोस्तों अपने बात करते हैं पूर्वी राजस्थानी, कौन सी दोस्तों, पूर्वी राजस्थानी जो भाषा है, तो पूर्वी राजस्थानी के अंदर किसका सर, ब्रज भाषा का मिश्रण, किसका सर, ब्रज भाषा का मिश्रण हो जाने पर ये सर किसका निर्माण कर लेती है, ये सर पिंगल भाषा का निर्माण कर लेती है। किसका निर्माण कर लेती है सर, ये पिंगल भाषा का निर्माण कर लेती है। और पिंगल जो साहित्य है दोस्तों ध्यान रखिएगा, पिंगल साहित्य जो लिखा गया है वो किसके द्वारा लिखा गया है दोस्तों, भाटों द्वारा रचित साहित्य है। ये भाटों द्वारा रचित साहित्य वो कौन सा है दोस्तों, याद रखिएगा, वो है पिंगल साहित्य। तो भाटों द्वारा रचित साहित्य जो है वो पिंगल साहित्य। और पिंगल साहित्य में भी बात करके सर आप क्या लोकोक्ति मुहावरों जो है डिंगल में, तो यहां पर सर दोहों व छंदों के माध्यम से, दोहों व छंदों के माध्यम से, तो दोहों व छंदों के माध्यम से सर पिंगल साहित्य लिखा गया। किसके द्वारा सर, भाटों द्वारा। अगर बात की जाती है तो इधर सर साहित्य जो लिखा गया वो चारणों द्वारा रचित है। सर डिंगल शैली कौन सा, यानी कि डिंगल साहित्य या डिंगल शैली जो है दोस्तों इसके अंदर लिखित है, उसका प्रथम ग्रंथ भी मैंने आपको बताया था। डिंगल शैली का आपसे अगर प्रथम ग्रंथ पूछा जाए तो सर उसका प्रथम ग्रंथ आपको मिलता है कौन सा सर, पिंगल शिरोमणि। बहुत अच्छा, बढ़िया प्रश्न है ये, पिंगल शिरोमणि। तो दोस्तों ये पिंगल शिरोमणि जो है ये सर कौन सी का, सर ये डिंगल साहित्य का पिंगल शिरोमणि ग्रंथ। और ये किसके द्वारा रचित है दोस्तों, कुशल लाभ के द्वारा। किसके द्वारा है, कुशल लाभ द्वारा रचित सर पिंगल शिरोमणि ग्रंथ जो है वो डिंगल साहित्य की रचना है, प्रथम रचना। सर इसी डिंगल साहित्य को अगर देखा जाए तो आगे 4 भागों में बांटा गया। यानी कि सर डिंगल साहित्य की क्या है सर, उपशैली अगर बात कर सकते हो, डिंगल शैली की उपशैली वो कौन कौन सी है सर, जैन, लौकिक, चारण, संत व ब्राह्मण। ये क्या है सर, उपशैली है। किसकी सर, डिंगल शैली की उपशैली है सर, जैन, लौकिक, चारण, संत व ब्राह्मण। तो ये आपसे पूछ लिया जाए ये क्या है सर, तो जैन, लौकिक, चारण, संत व ब्राह्मण क्या है सर, उपशैली है। और डिंगल शैली के जो याचक होते हैं दोस्तों, जो डिंगल शैली के याचक होते हैं वो मोती सर कहलाते हैं। याद रखना, डिंगल शैली के जो याचक होते हैं, आपसे पूछ लिया जाए सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, डिंगल शैली के याचक क्या कहलाते हैं, तो उनका नाम होता है दोस्तों मोती सर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, मोती सर कहलाते हैं, याद रखिएगा। तो डिंगल शैली के याचक मोती सर कहलाते हैं। और उल्लेख जो है बांकीदास की पुस्तक कुकवि से मिलता है दोस्तों डिंगल शैली के बारे में। नेक्स्ट यहां पर अपने बात की ली थी, जैसे कि एज एग्जांपल यहां पर देखा जाए तो दोस्तों एक ग्रंथ मिलता है अपने को पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो, ये तो 700 लिख दिया मैंने, रासो। तो दोस्तों पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ है वो किसका है सर, चंद्रबरदाई का। किसका है सर, चंद्रबरदाई। और चंद्रबरदाई जो क्या था सर, एक भाट था। तो यानी कि सर किसके दरबार में रहा था, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबार में, जिसके द्वारा दोस्तों पिंगल शैली में लिखा गया। जैसे कि अपने एक बात करते हैं दोस्तों, किस ग्रंथ की बात की जाए, जैसे कि सूर्यमल मिशन का ग्रंथ लिया जाता है, सूर्यमल मिशन का एक ग्रंथ लिया जाता है दोस्तों, उसके बारे में बात करता हूं दोस्तों, वीर सतसई। कौन सा ग्रंथ है सर, सॉरी
पीरसत सैनी, वंश भास्कर, कौन सा है सर, वंश भास्कर। तो वंश भास्कर जो ग्रंथ है दोस्तों ये भी किसका है सर, सूर्यमल मिश्रण का, और ये भी कौन सी शैली के अंदर है सर, सूर्यमल मिश्रण का, ये पिंगल शैली में सूर्यमल मिश्रण, क्लियर। तो सूर्यमल मिश्रण द्वारा रचित वंश भास्कर है सर, ये भी किस शैली के अंदर है सर, ये पिंगल शैली के अंदर रचित ग्रंथ मिलता है। तो दोस्तों ये जो है आप एक बार के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो आपको पता चल चुका है सर डिंगल साहित्य और पिंगल साहित्य। आपको पूछा जाए सबसे बड़ा साहित्य अगर बात की जाती है तो वो डिंगल साहित्य सर्वाधिक लिखा गया दोस्तों। डिंगल साहित्य जो है एक मारवाड़ी भाषा है, पिंगल साहित्य सर पूर्वी राजस्थानी व ब्रज भाषा का मिश्रित रूप है सर। पिंगल साहित्य के अंदर बात की जाती है तो भाटों द्वारा रचा गया, ये जो है चारणों द्वारा रचना मिलती है। इसमें कहानी, लोकोक्ति, मुहावरों के माध्यम से, उसमें दोहों व छंदों के माध्यम से दोस्तों अपने को क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। इसके अंदर ऐसे एग्जांपल लिख सकते हो आप, पृथ्वीराज राठौड़ का वेली कृष्ण रुक्मणी जो ख्यात है उसका जो है आप इसके अंदर लेखन पढ़ सकते हो। शाबाश, नोट कीजिए यहां तक। गुड। आशा करता हूं यहां तक आपका नोट हो गया होगा भाई। चलो नेक्स्ट इसके बाद में पढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट जो आता है, अब एक एक साहित्यकार के बारे में पढ़ेंगे। बहुत से साहित्यकार है, लगभग से 25-30 साहित्यकारों के बारे में बताता हूं, कुछ ग्रंथों के बारे में। तो अब अप्रोक्सीमेट मान के चलना भी लगभग 100 ग्रंथ जो है आप मेन याद करके ही बैठोगे एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो 100 ग्रंथ अगर आपके याद हो जाते हैं तो आप अपने आप में एक बढ़िया जो है अपने आप को स्टूडेंट्स मान सकते हो भी, बढ़िया हमें याद है ना, हम थोड़ा सा लेवल हमारा ऊपर है, एटीट्यूड रख सकते हो आप उस लेवल का। एटीट्यूड रखना कोई बुराई नहीं है भी ना। कोई कहता है ना, अब जैसे कि अपने जाते हैं, मैं अभी मान लो गांव चला जाऊं, ठीक है, तो मेरे मोहल्ले के लोग भी कहते हैं अरे आजकल तो बोलता ही नहीं है, बात करनी भी छोड़ दी। अरे भाई बात कैसे करूं, एक दिन घर जाता हूं मैं, ठीक है, महीने भर में पूरे एक दिन घर जाने को मिल पाता है, उसमें मैं लोगों से बातें करूं, यही बात होगी। मतलब घर पे जाओ और घर पे जाके सर बाहर जो लोग घूम रहे हैं इधर उधर उनसे बात करके आओ, उनसे जरूरी है बात करना, यही बात होगी फिर तो, ठीक है। तो उनको यही बात बोलो, हाँ भाई जी ये बात हो गई, हाँ हो गई तो हो गई। अगर वो सोच ही ऐसा रहा है तो उसको फिर कहो ना, या तो वो अगर सही समझने वाला व्यक्ति होगा तो वो सोचेगा भी बंदा काम कर रहा है तो हो सकता है सर इसको काम हो सकता है कोई ऐसी चीज सोच रहा हो जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है, तो हमें कहना उचित नहीं है। तो वो कहते हैं ना, किसी के बीच में अपने फटे की टांग नहीं अड़ानी चाहिए, जाके ना फटाफट से बोल देते हैं हाँ भाई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, तेरे को मतलब क्या है भाई यार, मतलब तू पहले तो कभी पूछा नहीं, आज तेरे को इतनी फिक्र क्यों हो रही है बता। इतने साल में 20-22 साल का हो गया, आज तक तेरे को फिक्र नहीं हुई तो तू आगे क्यों फिक्र कर रहा है मेरी, है ना। तो वो बात होती है। तो रखा करो, एटीट्यूड भी रखना थोड़ा सही रहता है, कब, जब आप में कोई योग्यता है ना। कई बेचारे वैसे ही मारे मेरी तरह एटीट्यूड रख लेते हैं, बोला क्या कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, और वाक्य में वो कुछ ही नहीं कर रहा होता, हकीकत यही रहती है ना। तो ये होता है एटीट्यूड का भी थोड़ा सा एक होता है भी, अपने पास जो योग्यता है वो ऑटोमेटिक आपके अंदर जो है एक एटीट्यूड ला देगी, ठीक है ना। वो एटीट्यूड उस योग्यता पर डिपेंड होता है अभी, क्लियर। अब जैसे कि कोई जॉब लग जाता है बंदा, और जॉब लगने के बाद में अपने समाज की एक कहावत होती है, बोले आकड़ आगी क्या जॉब लग गई। अरे भाई आकड़ ये आसानी से नहीं, तू रख ले, अगर इतनी रखनी आसान है इस आकड़ को तो तू रख ले, तू लग जा जॉब, है ना। तो तू भी रख सकता है, तू क्यों ना रखे, तू मत बोलना, जब वो बुलावे तो तू मत बोलना, बस बात तो बराबर हो जाएगी ना। तो थोड़ा सा होता है, अपने आप के अंदर ऐसे मोटिवेट किया करो खुद को। दुनिया का काम कहना है, अगर वो काम हम उनसे छीन लेंगे तो उनको काम कौन सा रहेगा, है ना। तो वो काम उनके पास रहने दो कहने का। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपने पढ़ते हैं दोस्तों पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में। पृथ्वीराज राठौड़ दोस्तों, इस व्यक्ति का आपने नाम सुना होगा दोस्तों। पृथ्वीराज राठौड़ जो है ये सब कहां पर, ये बीकानेर के शासक, बीकानेर के शासक कल्याणमल के पुत्र या कल्याण सिंह के पुत्र, कल्याण सिंह के पुत्र, क्लियर। सर इनका जो जन्म होता है, इनका जन्म सर ये महाराणा प्रताप से 9 साल छोटे, कितने साल सर, 9 साल,
यानी कि सर इनका जन्म 1540 के अंदर सर जन्म होता है किसका, 9 मई 1540 में महाराणा प्रताप का जन्म होता है। तो सर इनका जन्म जो होता है वो कब होता है सर, 1549 में, 9 साल छोटे हैं तो दोस्तों याद रखिएगा 9 साल बाद जन्मा, 2 साल बाद मरा, किससे, तो जन्म जो है महाराणा प्रताप के 9 साल बाद, 9 साल बाद यानी कि सर कब हो गया, 1549 में, और मृत्यु इसकी 2 साल बाद होती है तो 1597 में सर महाराणा प्रताप की, तो 1599 में पृथ्वीराज राठौड़ की। सर पृथ्वीराज राठौड़ की एक बहुत ही अच्छी जो है ख्यात इनके द्वारा लिखी गई है, वो कौन सी है सर, वो ध्यान रखिएगा, वो है वैली कृष्ण रुक्मणी ख्यात, वैली कृष्ण रुक्मणी ख्यात। सर ये वैली कृष्ण रुक्मणी ख्यात जो है ये किसके द्वारा रचना की गई है सर, इस ख्यात की, ये सर रचना की गई है पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा। सर इसकी रचना किसने की है, पृथ्वीराज राठौड़ ने की है। अब इसके बारे में देखो बहुत सारी बातें हैं सर, ये जो है इससे पहले अगर बात की जाए तो कहा जाता है दोस्तों कल्याण सिंह के 2 पुत्र थे। कल्याण सिंह के कितने, बीकानेर का शासक था कल्याण सिंह, जेतसी का बेटा था ये राव जेतसी, जो है 1541 ईस्वी में पाहिबा साहिबा के युद्ध में दोस्तों मालदेव के सामने लड़ते हुए मारा गया था। वहीं पे जेता और कुंपा जो उसके सेनापति थे उनके द्वारा जो है इनको मौत के घाट उतार दिया गया। बदले की भावना लेकर दोस्तों मालदेव के पीछे पड़ जाता है कल्याण सिंह, और कल्याण सिंह जो है दोस्तों याद रखना इन्विटेशन देता है किसको सर, किसको देता है इन्विटेशन, 1540 के अंदर दोस्तों दिल्ली पर अधिकार करता है शेरशाह सूरी अफगान शासक, किसको हराकर सर हुमायूं को चौसा व बिलग्राम के युद्ध के अंदर दोस्तों पराजित करते हुए वो दिल्ली पर अधिकार कर लेता है। और दिल्ली पर अधिकार करने के पश्चात कौन सर, शेरशाह सूरी के साथ में दोस्तों इनविटेशन यानी कि दोस्ती फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाता है कौन, बीकानेर का कल्याण सिंह, और बीकानेर का कल्याण सिंह मालदेव के खिलाफ दोस्तों भड़काते हुए लेके आता है कहां पर, मारवाड़ में। और 1544 को 5 जनवरी दोस्तों भयंकर ठंड के अंदर दोस्तों 5 जनवरी 1544 ईस्वी के अंदर लूनी नदी के किनारे दोस्तों जेतारण नामक स्थान, जेतारण के मैदान में पाली गिरीशमेल का युद्ध भी जिसे कहा जाता है, वहां पर युद्ध लड़ा गया जहां पर मालदेव के साथ विश्वासघात, मालदेव के पास ऐसा लेटर पहुंचाया गया, अभी तेरे जो सेनापति है बाहुबली और कटप्पा यानी कि जिसे जेता और कुंपा कहा जाता, तो जेता और कुंपा जो थे दोस्तों वो विश्वासघात कर रहे हैं, उसी को लेकर दोस्तों दोनों में क्या हो जाता है सर, मनमुटाव हो जाता है। और मालदेव 4 जनवरी को ही छोड़कर सर सिवाना दुर्ग चला जाता है, और पीछे से दोस्तों जेता और कुंपा अपनी वीरता को यानी कि साबित करने हेतु उस युद्ध को नकारते नहीं है, उस युद्ध को लड़ते हैं, और शेरशाह सूरी के सेनापति जलाल खां जलाली के सामने दोस्तों लड़ते हुए क्या है वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, और इतनी मुश्किल से युद्ध जीतने देते हैं। तो शेरशाह सूरी भी एक पंक्ति लिखता है इस युद्ध के बारे में, वो पंक्ति क्या लिखता है दोस्तों, क्या लिखता है, मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। ये पंक्ति किस युद्ध के बाद में बोली गई थी दोस्तों, ये गिरीशमेल के युद्ध के बाद में बोली गई थी। और गिरीशमेल के युद्ध के पश्चात दोस्तों शेरशाह सूरी ने मेहरानगढ़ दुर्ग पर अधिकार करते हुए दोस्तों वहां पर अपने नाम से क्या बनवाई थी, एक मस्जिद का निर्माण करवाया था, और वहां से होते हुए आमेर, आमेर से होते हुए मेवाड़, और मेवाड़ में दोस्तों अधीनता स्वीकार करवाता है किसको, उदय सिंह को, और आमेर में जो अधीनता स्वीकार कराता है वो किसको, रतन सिंह कछवा को अधीनता स्वीकार करवाता है। तो उसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो दोस्तों उसी के काल की बातें हैं ये। तो कल्याण सिंह के बेटे थे दोस्तों राय सिंह, जो जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाता है दोस्तों राय सिंह। और नेक्स्ट अगर बात की जाती है दोस्तों तो इसका बड़ा छोटा बेटा पृथ्वीराज राठौड़ कहा जाता है दोस्तों। कल्याण सिंह जो है मुगल दरबार में अधीनता स्वीकार करता है, किस दरबार में दोस्तों, तो मुगल दरबार जो है 1570 ईस्वी के अंदर लगाया गया, और किसके द्वारा लगाया गया दोस्तों, ये हुमायूं के बेटे अकबर के द्वारा लगाया गया था, 1570 ईस्वी के अंदर लगाया गया था। इसके अंदर कहा जाता है दोस्तों अकबर ने इसको क्या है गागरोन को गिफ्ट में दिया था, गागरोन यानी कि जागीर, गिफ्ट का मतलब क्या कह रहा हूं, जागीर में दी थी क्या सर, गागरोनगढ़ जागीर में दिया था। कौन सा दुर्ग दिया था, गागरोनगढ़ दोस्तों ध्यान रखिए, राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो है जल दुर्ग का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है झालावाड़ का गागरोनगढ़, काली सिंध वाहू नदी के संगम पर बना सर गागरोनगढ़ का किला बिना नींव के टिका हुआ दोस्तों, राजस्थान का एकमात्र किला गागरोनगढ़, और बिना नींव के टिका हुआ राजस्थान का एकमात्र महल दोस्तों हवा महल है, जयपुर में स्थित है, क्लियर है, 5 मंजिला इमारत, ठीक है। नेक्स्ट सर गागरोनगढ़ झालावाड़, जहां पर दोस्तों डोड सिंह ने निर्माण करवाया था, तो दोस्तों डोडगढ़ भी कहा जाता है, मुस्तफाबाद कहा जाता है सर, महमूद खिलजी ने नाम दिया था इसको सर, इसे दुलरगढ़ कहा जाता है, क्लियर। तो ऐसे जो नाम मिलते हैं सर किसके, गागरोनगढ़ के नाम मिलते हैं, क्लियर। खिंचियों ने यहां पर शासन किया था, आपने गागरोनगढ़ के अंदर दोस्तों लोक संप्रदाय बढ़ी थी, संत संप्रदाय में अपने संत पिपा की छत्री जन्म के बारे में दोस्तों अगर देखा तो वो गागरोनगढ़ ही आता है दोस्तों, गागरोनगढ़ के अंदर यानी कि खिंची शासकों ने यहां पर क्या किया था, शासन किया था। यहां पर 2 इसमें साके भी होते हैं,
वो आगे पढ़ेंगे। तो पृथ्वीराज राठौड़ को दोस्तों जागीर में मिला था गागरोनगढ़, और गागरोनगढ़ में बैठकर दोस्तों इसका क्या करता है, ये रचना करता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका यही आएगा, वेली कृष्ण रुक्मणी ख्यात की रचना गागरोनगढ़ के किले में की गई। गागरोनगढ़ के किले में की गई। क्लियर है। नेक्स्ट इसके पश्चात में दोस्तों इस ख्याल की अगर भाषा की बात पूछ ली जाए आपसे तो दोस्तों बता देना मारवाड़ी है, लेकिन ये उत्तरी मारवाड़ी है, जिसे आप कह सकते हो दोस्तों डिंगल। उत्तरी मारवाड़ी को क्या कह सकते हो अपने, डिंगल। और दोस्तों अगर बात की जाती है दोस्तों वेली कृष्ण रुक्मणी ख्यात की, अगर बात करते हैं प्रकाशन की, तो इसका प्रकाशन करवाने वाला व्यक्ति भी दोस्तों आपको याद रखना है, जिसका नाम है एलपी टेसीटोरी। क्या नाम है सर, एलपी टेसीटोरी। पुरातत्व वेदा के नाम से जाना जाता है दोस्तों। महाराजा गंगा सिंह के समय दोस्तों बीकानेर के अंदर 1914 ईस्वी में जॉर्ज इब्राहिम गियर्सन के कहने पर यह व्यक्ति पहुंचा था, और इसने दोस्तों 1914 में, हाँ, और वहां पर आके जो है इसने क्या किया था दोस्तों, चारणों के बारे में साहित्य लिखना प्रारंभ किया था। तो एलपी टेसीटोरी ने क्या करवाया सर, इसका प्रकाशन करवाया। तो दोस्तों एलपी टेसीटोरी ने किसको सर, एलपी टेसीटोरी ने याद रखिएगा किसको सर, पृथ्वीराज राठौड़ को। क्वेश्चन चेंज है यहां से, पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हीरोस कहा है। डिंगल का हेरोस या हीरो कोई भी शब्द आ जाए तो डिंगल का हेरोस किसने किसको कहा है दोस्तों, तो एलपी टेसीटोरी द्वारा पृथ्वीराज राठौड़ को क्या कहा गया है, डिंगल का हेरोस कहा गया है। हालांकि एलपी टेसीटोरी को समय को डिंगल का शिक्षक रामकरण सोपा ने कहा है, तो डिंगल का शिक्षक एलपी टेसीटोरी खुद डिंगल का हेरोस किसको कह रहा है सर, पृथ्वीराज राठौड़ को, और उसी के ग्रंथ किसका सर प्रकाशन करवा रहा है, वेली कृष्ण रुक्मणी ख्यात का। नेक्स्ट इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों इसी वेली कृष्ण रुक्मणी ख्यात के लिए दुर्सा आड़ा ने, दुर्सा आड़ा किसका दरबारी था, ये अकबर का। दुर्सा आड़ा ने कहा कि इसके लिए कहा है वेली कृष्ण रुक्मणी के, क्या ये हिंदुओं का पांचवा वेद, हिंदुओं का पांचवा वेद व 19वां पुराण है। हिंदुओं का पांचवा वेद व 19वां पुराण है। ये बात कहने वाले भी कौन है सर, वही व्यक्ति सर कौन है, दुर्सा आड़ा है, जो बीकानेर विरुद्ध क्षत्रिय व करतार बावनों दोस्तों इसकी 2 पुस्तक मिलती है प्रमुख। विरुद्ध क्षत्रिय में महाराणा प्रताप के बारे में दोस्तों इन्होंने व्याख्या की है। महाराणा प्रताप की मृत्यु का खबर अकबर तक पहुंचाने वाला व्यक्ति भी दुर्सा आड़ा ही है दोस्तों, ध्यान रखना, जो 5वां वेद और 19वां पुराण बता रहा है दोस्तों किसको, वेली कृष्ण रुक्मणी ख्यात को। नेक्स्ट सर इसी ख्यात के बारे में कर्नल जेम्स टोड ने क्या कथन दिया है, तो कर्नल जेम्स टोड ने जो कथन दिया है दोस्तों, कर्नल जेम्स टोड ने वो क्या कथन है, इसने कहा है दोस्तों इसमें 10 सशस्त्र हाथियों के समान बल है, हाथियों के समान बल है, यानी कि इतनी ताकत है इस ख्यात के अंदर। सुनने के पश्चात मतलब 10 सशस्त्र हाथियों के समान बल बताया है किसमें, वेली कृष्ण रुक्मणी ख्यात के अंदर। किसने बताया है दोस्तों, ये याद रखना, ये बताया है सर कर्नल जेम्स टोड ने। तो तीनों कथन याद रखोगे, कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा है और दुर्सा आड़ा ने इसको क्या कहा, ये दोनों पॉइंट याद रख लोगे आप, दुर्सा आड़ा और कर्नल जेम्स टोड के बारे में। नेक्स्ट इसके पश्चात अगर बात की जाती है दोस्तों, ये वेली कृष्ण रुक्मणी ख्यात कहा जाता है, सुनना, पृथ्वीराज राठौड़ जो है इस ख्यात को लेकर द्वारका जा रहे थे। कहां जा रहे थे, द्वारका गुजरात में। जाते समय पृथ्वीराज राठौड़ से यह ख्यात भगवान श्री कृष्ण ने वेश्या के रूप में सुनी थी। यानी कि सर भगवान श्री कृष्ण जो है वेश्या का रूप धारण करके आए थे सर, जिन्होंने क्या है सर ये रूप धारण करके वो क्या है सर, इन्होंने क्या सुनी थी, वेली कृष्ण रुक्मणी ख्यात का जो है सुना था, ऐसा माना जाता है सर। किसके बारे में, वेली कृष्ण रुक्मणी ख्यात के बारे में। किससे सुनी है सर, ये पृथ्वीराज राठौड़ से। शाबाश, इसका आप स्क्रीनशॉट लो भी फटाफट से। वेश्य, भगवान श्री कृष्ण ने वेश्य के रूप में
समय वैश्य के रूप में दोस्तों क्या है ये ख्यात को सुना था। क्लियर? तो आशा करता हूं दोस्तों यहां तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया। एक बार के लिए अपने जो है माइंड के अंदर इसको रीड करो अच्छे से। शाबाश। क्या लिखा है मैंने? रचना गागरोनगढ़ के किले में की गई। भाषा सर इसकी उत्तरी मारवाड़ी मिलती है। प्रकाशन सर एलपी टेसीटोरी ने करवाया। दुर्सा आड़ा ने सर इसको 5वां वेद व 19वां पुराण कहा। कर्नल जेम्स स्टोर ने सर 10 सहस्त्र हाथियों के समान बल बताया सर। ठीक है। नेक्स्ट सर अगर बात की जाती है एक व्यक्ति का नाम आता है, ये नोट हो गया होगा आपका। शाबाश। एक व्यक्ति का नाम आता है सर कन्हैयालाल सेठिया। तो कन्हैयालाल सेठिया सर समय पृथ्वीराज राठौर के लिए काव्य रचना किया करते थे। कन्हैयालाल सेठिया समय, तो दोस्तों याद रखना साहित्यकार कन्हैयालाल सेठिया पृथ्वीराज राठौड़ के लिए पीथल नाम से काव्य रचना किया करते थे। तो साहित्यकार कन्हैयालाल सेठिया दोस्तों चूरू निवासी जो है ये क्या है सर राजस्थानी भाषा का पितामह कहा जाता है। इन्हें आपको सिद्धांत में मैंने पढ़ाया था। और पृथ्वीराज राठौड़ के लिए इन्होंने पीथल नाम से, पाथल जो है वो महाराणा प्रताप के लिए और पीथल शब्द जो है इन्होंने पृथ्वीराज राठौड़ के लिए यूज किया है। दोस्तों पृथ्वीराज राठौड़ का विवाह अगर बात की जाती है, इनका पृथ्वीराज राठौड़ का विवाह की अगर बात की जाती है दोस्तों महाराणा प्रताप के भाई कौन था? शक्ति सिंह की पुत्री किरण कुंवरी से। किससे हुआ था? किरण कुंवरी से। क्लियर है? तो प्रताप के भाई शक्ति सिंह की पुत्री किरण कुंवरी से हुआ था दोस्तों, याद रखना। तो ये पॉइंट भी आपको अच्छे से याद रखना है। और नेक्स्ट जो बात आती है दोस्तों इसकी अन्य रचनाओं की, तो अन्य रचना गंग लहरी और नेक्स्ट दशम भागवतरा दुहा। ये दोनों ग्रंथ दोस्तों एग्जाम में पढ़ के जाना, गंग लहरी व दशम भागवतरा दुहा दोस्तों ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो यहां तक और नोट कीजिए ये दोनों बातें। शाबाश। तो आशा करता हूं दोस्तों पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। ये जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना है इसको। कौन सा कथन किसके लिए किसने दिया था ये पॉइंट आपको याद रखना है। एलपी टेसीटोरी ने किसको डिंगल का हेरोस कहा है, लेकिन प्रिकॉशन इन्होंने करवाया है। दुर्सा आड़ा ने सर इस ग्रंथ को 5वां वेद 19वां पुराण, कर्नल जेम्स स्टोर ने सर कहा है सहस्त्र हाथियों के समान बल है इसमें वैली कृष्ण रुक्मणी ख्यात के अंदर। दोस्तों उत्तरी मारवाड़ी में रचित है ये डिंगल भाषा। तो डिंगल का हेरोस कहा है किसने? एलपी टेसीटोरी ने। आशा करता हूं दोस्तों आपको यहां तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट नोट करते हैं, लिखो सूर्यमल मिश्रण के बारे में। सूर्यमल मिश्रण, इनका जो जन्म होता है दोस्तों 1815 ईस्वी के अंदर दोस्तों इनका जन्म माना जाता है। सर हरना गांव बूंदी के निवासी थे। ये कहां के निवासी थे? ये हरना गांव बूंदी के निवासी थे दोस्तों। और हाड़ा शासक दोस्तों राम सिंह हाड़ा, कौन से शासक सर? राम सिंह हाड़ा जो शासक थे बूंदी के, वहां के दोस्तों ये क्या थे? दरबारी थे उनके दरबार में। ठीक है। तो यहां पे मैं जो लिखने जा रहा हूं सूर्यमल मिश्रण के बारे में, हेडिंग लगाइएगा। सूर्यमल मिश्रण। क्लियर है? तो सर सबसे पहले अगर बात की जाती है तो ये हाड़ौती शासक है। कैसा शासक है? हाड़ौती। तो सर इसके ग्रंथों की जो भाषा होने वाली है आगे हम देखेंगे, तो क्या सर वो भी हाड़ौती रहेगी? हाड़ौती रहेगी। ऑब्वियस है दोस्तों वो हाड़ौती ही रहेगी, लेकिन यहां से बच्चा क्या हो जाता है पेपर में कंफ्यूज हो जाता है जब अगर वो वंश भास्कर पूछ ले आपसे। तो वंश भास्कर सर सूर्यमल मिश्रण का एक ऐसा ग्रंथ था दोस्तों जिसके अंदर जो है आपको भाषा जो मिलेगी वो पिंगल भाषा मिलेगी। जो शैली है लिखने की वो कौन सी है? पिंगल भाषा है दोस्तों, याद रखना। तो सूर्यमल मिश्रण जो है सर सबसे पहले अगर बात आती है इनके निवासी की, तो सर ये निवासी कहां के थे? ये हरना गांव बूंदी के निवासी थे। कौन से? हरना गांव बूंदी।
क्लियर है। तो हरना गांव बूंदी के रहने वाले दोस्तों सूर्यमल मिश्रण जो अगर बात की जाती है तो सर ये बूंदी के शासक राम सिंह हाड़ा के दरबारी थे। तो सूर्यमल मिश्रण दोस्तों बूंदी के शासक राम सिंह हाड़ा के दरबारी कवि। कौन सर? सूर्यमल मिश्रण। ठीक है सर, सूर्यमल मिश्रण के द्वारा एक रचना आती है सबसे इंपॉर्टेंट, जिसके बारे में अगर बात की जाए तो दोस्तों वो कौन कौन सी है सर? वो एक है वंश भास्कर और एक आती है दोस्तों वीर सतसई। ये दो रचनाएं जो है आप एग्जाम में अच्छे से पढ़ के जाना भाई। वीर सतसई और वंश भास्कर के बारे में अगर बात की जाए, इसको अच्छे से बॉक्स में बना के लिखना सर। वंश भास्कर और वीर सतसई के अंदर दोनों में बात की जाए तो सूर्यमल मिश्रण के सर मुख्य ये ग्रंथ मिलते हैं सर। वंश भास्कर के अंदर किसमें सर? वंश भास्कर जो ग्रंथ है इसके अंदर जो शैली मिलती है आपको कौन सी मिलेगी सर? पिंगल भाषा में रचित है, याद रखिएगा। तो पिंगल भाषा का एकमात्र ग्रंथ दोस्तों याद रखना, एकमात्र ग्रंथ जो है वो कौन सा है दोस्तों? वंश भास्कर। किसके द्वारा लिखा गया है सर? वो सूर्यमल मिश्रण को लिखा गया। सूर्यमल मिश्रण को दोस्तों अंतिम पिंगल साहित्य का कवि भी कहा जाता है ना। सूर्यमल मिश्रण को क्या कहा जाता है? अंतिम पिंगल साहित्य कवि भी कहा जाता है। इनके बाद में जो है पिंगल साहित्य के अंदर जो है साहित्य जो है नहीं मिला था, ऐसा कहा जाता है। सूर्यमल मिश्रण को अंतिम पिंगल साहित्यकार भी कहा जाता है, लास्ट पिंगल साहित्यकार कहा जाता है इन्हें। ठीक है, तो सूर्यमल मिश्रण के द्वारा वंश भास्कर एक ऐसा ग्रंथ है सर जिसके अंदर जो है पिंगल भाषा है और बाकी जितने भी है सर कौन सी भाषा रहेगी सर? हाड़ौती भाषा रहेगी। कौन सी भाषा रहेगी सर? हाड़ौती भाषा रहेगी। तो वीर सतसई की भी कौन सी है सर? हाड़ौती भाषा है। हाड़ौती भाषा आप पढ़ के आए थे अभी। सर्वप्रथम जो है इसका केलॉग ने वर्णन किया था हिंदी ग्रामर के अंदर अपनी पुस्तक 1875 के अंदर। तो वीर सतसई की बात करते हैं दोस्तों, तो वीर सतसई जो है वो 1857 की क्रांति में शहीद वीरों के लिए लिखा था। तो अगर आपसे पूछा जाए सूर्यमल मिश्रण का कौन सा ग्रंथ जो है 1857 की क्रांति को समर्पित है, तो वो देख लेना दोस्तों 1857 की क्रांति को समर्पित वीर सतसई ग्रंथ है। और वीर सतसई में दोस्तों कहा था इन्होंने भी मैं कितने दोहे लिखूंगा? 700 दोहे लिखूंगा। कितने दोहे लिखूंगा दोस्तों? 700 दोहे लिखने का जो है इन्होंने क्या लिया था? प्रण लिया था। अब दोस्तों जिंदगी और मौत के आगे किसकी चली? आज तक किसी की नहीं चली, आपको भी पता है। क्लियर है क्या? तो दोस्तों 287वें दोहे पर कहा जाता है, 287वें दोहे पर इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो कहा जाता है दोस्तों इसको पूर्ण किया था वीर सतसई को सूर्यमल मिश्रण के पश्चात, सूर्यमल मिश्रण के पश्चात इस ग्रंथ को नाथू सिंह महियारिया ने पूरा किया था। किसने पूरा किया था? नाथू सिंह महियारिया ने पूरा किया था। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। नाथू सिंह महियारिया द्वारा पूर्ण किया गया। क्लियर है? इस ग्रंथ को किसके द्वारा पूरा किया गया दोस्तों? नाथू सिंह महियारिया द्वारा। सूर्यमल मिश्रण 287वें दोहे पर इसकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों। तो 287 दोहे के बाद में जो पूरा किया है, इसको पूरा करने वाला कौन है व्यक्ति? नाथू सिंह महियारिया। यही अगर बात की जाती है दोस्तों वंश भास्कर, तो वंश भास्कर दोस्तों पिंगल शैली के अंदर रचित दोस्तों ग्रंथ है। तो दोनों को एक बार अच्छे से देखें, नोट करो फटाफट से। अब बात आती है सर इसको पूरा किया तो क्या इसको भी पूरा करेंगे? हाँ बिल्कुल। तो दोस्तों इसके नीचे भी आप एक लाइन लिख सकते हो, वंश भास्कर जो पूरा किया था, पूरा करने वाला वो किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? इसके दत्तक पुत्र मुरारी दान के द्वारा पूरा किया गया था। किसके द्वारा? मुरारी दान के द्वारा पूरा किया गया। यहीं पर अगर बात की जाती है तो नाथू सिंह महियारिया के द्वारा। जैसे कि पृथ्वीराज रासो ग्रंथ देखते हैं चंद्रवरदाई का, तो उसको जल्लण ने पूरा किया था। उसी प्रकार वीर सतसई को मुरारी दान ने पूरा किया। वंश भास्कर को मुरारी दान ने और वीर सतसई को किसने किया था? नाथू सिंह महियारिया ने। तो आशा करता हूं दोनों आपके नोट हो गए होंगे। अन्य ग्रंथ लिखते हैं तो एक लाइन लिखो, सबसे पहले लिखो सूर्यमल मिश्रण ने 10 वर्ष की उम्र में
10 वर्ष की उम्र में राम रंजाट ग्रंथ की रचना की। क्लियर है। फिर इसके बाद में अगर बात करते हैं सती रासो, बलवंत विलास, बलवंत या बलवद ऐसे लिखाएगा, विलास, ठीक है। और राम रंजाट, सती रासो, बलवद विलास, सूर्य वीर सतसई और वंश भास्कर, ये इसके क्या है, मुख्य ग्रंथ है दोस्तों। इनकी भी भाषा जो रहती है वो कौन सी रहेगी सर, हाड़ौती भाषा। कौन सी भाषा रहने वाली है इनकी, हाड़ौती भाषा में लिखित है, ये बात भी याद रखना। तो राम रंजाट, सती रासो, बलवत विलास, ये सारे के सारे सर ग्रंथ जो है वो किसके, सूर्यमल मिश्रण के, और वो किस में लिखे गए हैं सर, हाड़ौती भाषा में लिखे गए हैं। क्लियर है। तो यहां तक आशा कर सकता हूं भी आपको याद हो गए होंगे भी। क्लियर है। तो राम रंजाट, सती रासो, बलवत विलास, वीर सतसई, वंश भास्कर, और एक और नोट कर लो, इसके अंदर आप लिख सकते हो धातु रूपावली, धातु रूपावली। तो ये सारे ग्रंथ जो है सूर्यमल मिश्रण के बारे में दोस्तों। तो आशा करता हूं आपको यहां तक बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट साहित्यकारों के बारे में दोस्तों नेक्स्ट पार्ट के अंदर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करने में किसी प्रकार की कंजूसी मत किया करो यार। आपको आपके द्वारा जो दिया गया प्यार मेरे तक मोटिवेशन के रूप में पहुंचता है दोस्तों। लाइक शेयर, लाइक शेयर, लाइक शेयर, जितने ज्यादा लाइक शेयर होंगे उतने ज्यादा सर मेरे को क्या ऑटोमेटिक क्या है, मोटिवेशन में चार्जर का काम कर रहे हैं। आपके लाइक शेयर जो है ये चार्जर का काम कर रहे हैं मेरे लिए। क्लियर है। आपको भी पता है टाइम में से टाइम निकाल के आपके लिए क्लास लेके आ पा रहा हूं मैं, ठीक है। तो आपके लिए जो मेहनत कर रहा हूं इस पे मेरे को डिमोटिवेट मत होने देना कहीं भी किसी भी प्रकार से। और मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज जो है चीजें जो आपने मैं कह रहा हूं ना कभी आपने सुनी भी नहीं होगी, ऐसी ऐसी चीजें मैं आपके लिए लेके आऊंगा दोस्तों। तो बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ में, अजय जी के हब में, और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। और नेक्स्ट मिलते हैं अपने इसका नेक्स्ट पार्ट लेके साहित्य के बारे में, कोई नए साहित्यकारों के साथ में। और घर रहिए, सुरक्षित रहिए और मुस्कुराते रहिए दोस्तों। धन्यवाद।